बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए आइंदा 1-2 माह बड़े अहम है, क्योंकि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलनी है, जिसका आगाज़ 25 जुलाई से हो रहा है और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड चली जाएगी, जहां 19 अगस्त से पहला टेस्ट मैच हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा। और यहां वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान 25 जुलाई से टरोबा में ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में मैच खेलेगा। टरोबा पोर्ट ऑफ स्पेन का हिस्सा है, लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन से तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव है टरोबा, और ब्रायन लारा के नाम से क्रिकेट स्टेडियम बना है। उस क्रिकेट स्टेडियम में मैच होगा, और पुराना जो स्टेडियम है पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडैड, उस ग्राउंड पे जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच होगा। इस सीरीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, और जो जेसन गिलेस्पी ने जो वॉर ऑफ वर्ल्ड शुरू की हुई है उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आकिब जावेद, वो कहते हैं अगर एक टेस्ट भी जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। अब उनसे कोई पूछे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को वो पहले से डीमोरलाइज खिलाड़ियों को कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, और इन पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद, जो क्रिकेट के मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम हारून रशीद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिख जी पैकेज आपने मुलाहिजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हारून रशीद साहब। हारून भाई, जो प्रैक्टिस मैच हुआ 4 रोज़ा, वो यहाँ नहीं हुआ जहाँ पर टेस्ट मैच हो रहा है, वो वहाँ क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडैड में हुआ। उसमें पाकिस्तान ने रन्स के अंबार लगाए। अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखें तो कोई प्रोमिनेंट क्रिकेटर उसमें शामिल नहीं था। आप क्या समझते हैं, उस प्रैक्टिस से पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच के लिए मुकम्मल प्रैक्टिस मिल जाएगी वेस्ट इंडीज़ की तगड़ी टीम के सामने? देखिए, इस एतबार से होता यही है कि जब भी आप किसी फॉरेन टूर पे जाते हैं तो वहाँ आपको एक प्रैक्टिस मैच मिलता है, जैसे कि पाकिस्तान को मिला। उसमें ये होता है कि आपको ये ज़रूरी नहीं होता कि 11 के 11 ही आप खिलाएं, आप सारी टीम को खिला सकते हैं, और जब चाहें आप किसी भी बैट्समैन को रिटायर करवा सकते हैं या बॉलर को रिटायर हुए ना, बाबर आजम भी हुए, हाँ। काफ़ी प्लेयर्स हुए। तो इससे तो फील ये होता है कि पिच बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए। अगर आप दूसरी तो देखें तो 300 के करीब तो रन्स दूसरी वो उनकी टीम भी कर गई, जो कि एक सेकंड 11 थी, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर्स नहीं थे जो आप ये कह रहे हैं। लेकिन बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ठीक लगा कि पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं उन्होंने बैटिंग भी कर ली और कुछ अच्छी फॉर्म भी दिखाई दी। सिवाय इमामुल हक के मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट बाकी जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने बैटिंग की है। इवन इमामुल हक के लिए तो 2 इनिंग्स मिली थी और उन्होंने उसमें नहीं किया। सो पाकिस्तान के लिए तो इशू ये होगा कि पहली फर्स्ट 11 क्या बनाई जाए। सही। दूसरी तरफ जो वेस्ट इंडीज़ का प्रॉब्लम है वो ये था कि उनके कुछ प्लेयर्स अनफिट हुए थे, जिसमें रॉस्टन चेस जो उनके कैप्टन थे वो रिकवर होकर शायद वापस आ जाएं। टीम अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की है, और जॉन कैम्पबेल जो उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी वो भी वापस आ जाएं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम में भी कोई मुझे इतनी मजबूती नज़र नहीं आती। अच्छा। शायद होप और रॉस्टन चेस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं जब वो आप बैटिंग की तरफ जाते हैं, और बॉलिंग में उनके पास आपको पता है कि 3 से 4 उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, और एक आध स्पिनर जो है वो बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। आमिर जंगू भी तो है, आमिर जंगू, ये नए लड़के ये आ रहे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए मुझे थोड़ा सा ये इशू है कि सिर्फ एक इनिंग में उनको बॉलिंग करने का मौका मिला, क्योंकि बाकी तो ज़्यादातर बैटिंग की है पाकिस्तान ने। सो उसके लिहाज से मैं ये फील करता हूँ कि मोहम्मद अली आई थिंक इसमें काफ़ी कामयाब रहे। तो पाकिस्तान को फर्स्ट 11 बनाने में इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि जो फर्स्ट 11 बनेगी, मोस्ट लाइकली अगर कोई अनफिट ना हुआ या इंजरी ना हुई, तो मैं समझता हूँ कि दूसरा टेस्ट मैच भी तकरीबन यही 11 खेलेगी, अगर पाकिस्तान अच्छा करके फर्स्ट टेस्ट मैच में। आप पाकिस्तान की बॉलिंग की आपने बात की, मोहम्मद अली को इन्होंने ट्राई किया इस मैच में, इसके अलावा खुर्रम शहजाद खेले, और उसके अलावा पाकिस्तान के तीसरे एक और आमिर जमाल को इन्होंने खिलाया। आप क्या समझते हैं, यही फास्ट बॉलर्स होंगे या कोई चेंज हो सकता है? नहीं, मेरे अपने नज़दीक तो मुझे जो 3-4 अब्बास खेले, अब्बास भी खेले। देखिए, अब ये है कि आमिर जमाल के आने से वो ये फील करते होंगे कि हमें एक आध ऑलराउंडर बीच में डाल के और 2 फास्ट बॉलर से खेलें, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि 2 स्पिनर का खेलना ज़रूरी है इस टेस्ट मैच में। इनके पास एक ही स्पिनर है जो साजिद खान को लेके गए हैं, और अली उस्मान जो है जिनका अभी तक कोई भी टेस्ट में यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई उनकी एक्सपीरियंस नहीं है। सो पाकिस्तान के थिंक टैंक के लिए ये ज़रा इशू होगा, लेकिन मेरे अपने नज़दीक बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की पिचेस तीसरे और चौथे दिन जाके ना वो स्पिनर्स को हेल्प करना शुरू कर देती हैं। अगर आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर होगा, 2 जेन्युइन स्पिनर से अगर आप ऑपरेट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी हो सकती है। अगर आप
4 फास्ट बॉलर्स यानी 5 फास्ट बॉलर्स अगर आप खिला देते हैं तो उससे आपका एक स्पिनर के साथ मैं फील करता हूँ अगर पिच अच्छी हुई, बैटिंग के लिए साजगार हुई, तो फास्ट बॉलर्स को खेलना ज़्यादा आसान है निस्बत स्पिनर से, जो कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जहाँ से वो विकेट्स ले सकें। ये सलमान अली आगा को भी स्पिनर्स के ज़ुमरे में काउंट करें, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं। और ये जो हमें पता चला है कि अली उस्मान और सलमान अपने उससे आगा सलमान से बॉलिंग करा सकते हैं। लेकिन देखिए, जो आप सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं ना, वो बैटिंग ऑलराउंडर आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो हैं, लेकिन वो करते हैं वनडे के फॉर्मेट में। सही, टेस्ट मैचेस में, T20 में। टेस्ट मैचेस में आपको प्रॉपर स्पिनर चाहिए होता है जो वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करने वाला हो, फ्लाइट करना जानता हो, आर्म बॉल उसका अच्छा हो। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो जो सलमान अली आगा हैं वो ज़्यादातर आर्म बॉल ही करते हैं, उनका बॉल सीधा रहता है, स्पिन इतना नहीं होता क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते। सो जो स्पिनर है जिसका जो रोल है, जिसने 25 से 30 ओवर 40 ओवर अगर आपने टेस्ट मैच में कराने हैं तो आपको फिर एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए। तो अब मैं अगर इस टीम को देखें आप, तो इसका मतलब है आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ इतनी ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान के लिए फिर इसका मतलब चांस है? मैं तो 110% इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि अगर ये जिस तरीके से इनका ये बैटिंग कॉम्बिनेशन चला है, अगर ये इनफ रन ऑन द बोर्ड कर देंगे और अगर ये 2 स्पिनर्स के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान प्रेशर डाल सकता है। देखें, हार और जीत तो आपको डिपेंड करती है कि ऑन द डे आपने तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा किया या नहीं किया। बॉलिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी, फील्डिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी, बैटिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी। अगर आपने फील्डिंग में लैप्सेस कर दिए, कैचेस छोड़ दिए, तो फिर आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपको जीतने में इम्कान कम हो जाते हैं। लेकिन मैं फील करता हूँ कि दोनों टीमों को सामने रखते हुए मैं किसी को फेवरेट नहीं कह रहा। अच्छा, आइदर टीम कैन विन दिस टेस्ट सीरीज। बॉलिंग की अगर बात करें, आप लोगों ने शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने कहा जी रेस्ट करा रहे हैं, वो जाके लंदन प्रीमियर लीग खेलने, तो फिर क्या मतलब दोहरा मयार क्यों है? देखिए, इसमें एक इशू है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, एक इशू ये है कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द टॉप प्लेयर्स वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, प्रीफर करते हैं T20। वो प्रेफर करते हैं T20, क्योंकि आप T20 में हार्डली 1-8 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत सारा पैसा मिल जाता है। और ऑब्वियसली इनको पता है कि हमारे करियर्स जो है ना वो T20 के आने की वजह से, ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स के करियर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गए। अगर ये टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं तो वो जो वर्कलोड की हम बात करते हैं, बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आप जितनी फास्ट बॉलिंग करेंगे, अगर आपको एक दिन में 20 ओवर कराने पड़ जाएँ, वेयर एज आपको T20 में 4 ओवर कराने पड़ते हैं, 2 ओवर एक स्पेल में, 2 ओवर दूसरे स्पेल में। सो बहुत बड़ा ह्यूज फर्क है। तो वो ये समझते हैं कि अपनी हम एनर्जी को उधर सेव करें और हम T20 खेलें, लेकिन इससे पाकिस्तान के फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। और ये सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम नहीं हो रही, दीगर टीमों को भी प्रॉब्लम होगी। उनके टॉप के प्लेयर जो है बिल्कुल अपनी प्राइम पे जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान करके T20 में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देखें ना, इवन अगर आप वेस्ट इंडीज़ को भी देखें तो निकोलस पूरा जो है वो रिटायर होकर जा चुके हैं। इसी तरह अगर आपको याद होगा पीछे तो मैकेलम हो गए थे, बहुत सारे प्लेयर, तो इस तरह बहुत सारे प्लेयर, हेनरिक क्लासन जो है वो भी अपनी उसको छोड़ के चले गए। और इस तरह ये प्लेयर्स जो हैं, इसमें जो मैं समझता हूँ कि इंडिया को जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इंडिया ना अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग्स के लिए इजाज़त नहीं देती, वो इसलिए कि फिजिकली जो है फिट रहते हैं, इतना पैसा उनको उसी लीग में मिल जाता है, IPL में, तो उनको ज़रूरत नहीं जाने की। सो आई विश कि पाकिस्तान को देखें ना, आप मजबूरी एक और भी है, अगर पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग्स में जाने की इजाज़त नहीं देगा तो दूसरे बोर्ड भी अपने प्लेयर्स को PSL में आने की इजाज़त नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा जो इशू है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करना पड़ता है, इसलिए इनको अपने प्लेयर्स को इजाज़त देनी पड़ती है कि आप जाएं, अदरवाइज हमारी जो PSL है वो इफेक्ट होगी। लेकिन ज़्यादातर फ्रेंचाइज तो इंडियन ओनर है भाई, अगर आप देखें तो वो अपने लड़के रखते हैं ज़्यादातर अपनी मर्जी के। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो फॉर इंस्टेंस ऐसी लीग्स हैं जैसे इंडिया कैरेबियन प्रीमियर लीग है, कैरेबियन लीग में 2 से 3 हैं, वहाँ पाकिस्तानी जाते हैं। IL T20 में वहाँ भी 2 इंडियन ओनर्स हैं, लेकिन बाकी टीमें जो हैं उसमें पाकिस्तानी जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप लंदन प्रीमियर लीग में देखेंगे, वहाँ भी आपको पाकिस्तानी कुछ नज़र आएंगे, इवन बिग बैश में भी आपको कुछ पाकिस्तानी नज़र आएंगे। अब इशू ये होता है कि ख़ास तौर पर जैसे बिग बैश है और कैरेबियन प्रीमियर लीग है,
वो आपके सीजन से कॉन्फ्लिक्ट क्लैश कर रही है, सही क्लैश करती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। आपके प्लेयर्स जो है ना आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं होते और वो जाके दूसरों की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं। फिर जब हमारे यहाँ क्रिकेट हो रही होती है तो दूसरी कई जगह पर क्रिकेट नहीं हो रही होती। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डोमेस्टिक की भी बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक का शेड्यूल जारी कर दिया है और सारी उन्होंने बताया कि कौन सा टूर्नामेंट कब होगा और इसके अलावा और भी दीगर उमूर हैं। क्रिकेट में कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। जेसन गिलेस्पी ने डेमियन फ्लेमिंग के साथ बैठकर एक पॉडकास्ट किया, उसमें बड़ा उन्होंने तनकीद का हदफ बनाया आकिब जावेद को। इन दोनों के दरमियान लगता है कि सर्द जंग जो जारी, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद से और गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वेस्ट इंडीज़ पर तो बात करेंगे, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ पर, लेकिन भाई अभी इन्होंने अनाउंस किया पूरा शेड्यूल अब तक पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट का। अब आप अगर उस शेड्यूल पे नज़र डालें तो आप क्या समझते हैं, प्लेयर्स अवेलेबल होंगे आपके जो टॉप क्रिकेटर? देखिए, मैं तो फील करता हूँ जो शेड्यूल उन्होंने बनाया है, क्या इंटरनेशनल कैलेंडर को सामने रख के बनाया है। सही कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा झोल देख रहा हूँ। एक तो मुझे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, हाँ, क्वालिटी फिर कम हो जाएगी, जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। और इन्होंने टीमें भी 20 कर दी हैं। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि आपके पास प्लेयर्स का फुकदान है, आप क्वालिटी क्रिकेट करके आप प्लेयर्स को लेकर आए। देन वनडे क्रिकेट इन्होंने अगस्त में रख दी है, और वो भी कराची में अगर होगी और खुदा न खास्ता यहाँ तो बारिश का अगर सेशन है, सीजन है, और उसके बाद अक्टूबर नेक्स्ट ईयर में आपका जो है वो वनडे का वर्ल्ड कप है। सो देयर विल बी ह्यूज गैप, साल का, ठीक है ना, इन बिटवीन। यहाँ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सीरीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर ली होंगी, जिसको इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। क्योंकि जो वनडे की प्रिपरेशन है उसमें तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वनडे मैचेस आप खेलेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें जो आपने जो भी कर रहे हो, भी आपने अगस्त के और सितंबर के महीने में आपका ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप किस तरीके से ट्राई सीरीज अरेंज करेंगे, या और क्या वो टॉप टीम से खिलाफ होंगी या छोटी टीम से खिलाफ होंगी। अब आनंद भाई 11 से 18 अगस्त तक तो इनका नेशनल चैंपियंस कप हो रहा है, फिर प्रेसिडेंट कप भी हो रहा है, वो 21 अगस्त से लेकर होगा 8 सितंबर तक। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इसको वनडे के कॉन्टेस्ट में इसमें बात कर रहा हूँ कि आपका सितंबर 8 के बाद आपकी कोई वनडे का डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है। यानी ये जो चैलेंज कप कर रहे हैं, जो भी इनका जो शुरू में जो चैंपियनशिप हो रही है, ये 3 टीमें बना के इसको ये आपस में खिलाएंगे, जिसमें इन्हें कॉम्पिटिटिव ये चीज़ जो है ना, ये जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप होनी चाहिए थी। ये एट द एंड ऑफ द सीजन होना चाहिए था, क्योंकि जब आपका वनडे का टूर्नामेंट होगा तो उसी में से आप कुछ प्लेयर्स निकालेंगे ना। बिल्कुल, आपने ये चीज़ पहले कर दी तो इसका मतलब आपको तो फॉर्म एंड फिटनेस का तो पता ही नहीं होगा। प्लेयर्स तो पाकिस्तान के वहाँ पर हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स वहाँ पर हैं। आप क्या सिर्फ उनके लिए वो जो आप जो 3 टीमों के मैचेस करा रहे हो उसमें आप उनको बुलाओगे, लेकिन वो पिक कैसे होंगे? क्या वो फिर आपके इस वनडे का जो कंपटीशन है, इसका मकसद क्या रह जाएगा? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पिक होंगे ना, आपने सुना नहीं है? वही आपको कह रहा हूँ। इनफैक्ट होना ये चाहिए था कि पहले आपका वनडे का टूर्नामेंट होता, उसकी बेसिस के ऊपर, परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर आपको जो है, आपको ये 3 टीमें बनानी चाहिए थी, और ये 3 टीमें बनाने के बाद आपको जो है वो फिर वो कंपटीशन करते। लेकिन इसके टाइमिंग मेरे नज़दीक कहीं जाके फरवरी मार्च के करीब होने चाहिए। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जिस पर हम लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक पे तवज्जो दे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि बोर्ड कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी वही बात कि क्वालिटी कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई है। इसमें तो मुझे तो सारा कुछ सिलसिला यही नज़र आ रहा है। दूसरी, चले ये तो मैं आपको क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ ना, ये मैचेस खिलाएंगे कहाँ? बारिशों का सीजन होगा, नहीं, ग्राउंड्स कहाँ हैं? आप मुझे बताएं, क्या आपके पास ऐसे क्वालिटी ग्राउंड्स हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस किस्म की फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस पर आप कराएंगे? क्या एक ही ग्राउंड को आप मुख्तस करेंगे इसके लिए, नेशनल स्टेडियम को? बाकी जितने भी ग्राउंड्स कराची में जो मौजूद हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि आप उसको कह सकेंगे कि इसमें आप कोई इंटरनेशनल मैच जो है वो करा सकें। सो बहुत कुछ देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आपने इम्प्रूव करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा सोच और विजन की ज़रूरत है। सही।
मुझे जो ये चीज़ें जो है ये नहीं कि आपने शेड्यूल बना के अनाउंस कर दिया। अब मुझे पता नहीं, शेड्यूल बना के आपने सिर्फ ये बता दिया कि इस महीने में ये होगा, लेकिन उसके साथ ना ग्राउंड्स का जिक्र है कि कौन कौन से ग्राउंड्स में होंगे, ताकि आपको पता लगे उस ग्राउंड्स की कंडीशन क्या है और वेदर कैसा होगा, और क्या वो ग्राउंड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। देखिए ना, अगस्त का मतलब नेक्स्ट मंथ, आपका जुलाई खत्म हो गया, सो क्या वो प्रिपरेशन उन ग्राउंड्स पे हो चुकी है, उनमें सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, ड्रेसिंग रूम्स ठीक हैं, आपके वॉशरूम्स ठीक हैं, आपकी जितनी भी पिचेस हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो इस पूरे अगर आपने किसी एक ग्राउंड के ऊपर 15 से 20 मैचेस करने हैं, तो क्या वो 15 से 20 मैचेस उस ग्राउंड पे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए ना इनको। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें आनंद भाई, तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बदलता, अब की इन्होंने सारे रीजन सब इकट्ठा कर दिए, देखा अपने टीमों को? देखिए, इकट्ठा भी कर दी, और 2 टीमें जो मैंने कहा, पेशावर की रीजन की एक टीम बढ़ा दी, किसी और रीजन की एक टीम और बढ़ा दी। आप मुझे ये बताएंगे उसके बढ़ाने से आपके नंबर्स बढ़ेंगे, आपके नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाएंगे, लेकिन वो क्वालिटी तो ख़त्म हो जाएगी ना। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ से नहीं निकला कि वो ये फील करता है, जो मैं इसका जो नया माइंडसेट में देख रहा हूँ, कि नंबर ऑफ मैचेस बढ़ाते चले जाओ। अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो आपको एज ग्रुप क्रिकेट भी नजर आएगी, आपको स्कूल क्रिकेट भी नजर आएगी। आप मुझे ये बताएंगे पिछले 2-3 सालों से आप स्कूल क्रिकेट करा रहे हैं, उसके रिजल्ट क्या निकले? लड़का है देखिए ना, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका आउटकम होना चाहिए ना। हमेशा जो भी प्लान बनता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि जी मैं ये प्लान कर रहा हूँ, इस प्लान के नतीजे में मुझे यहाँ तो इतने एक्स नंबर ऑफ प्लेयर्स मिल जाएंगे, एक्स नंबर ऑफ बैट्समैन मिल जाएंगे, एक्स नंबर ऑफ बॉलर्स मिल जाएंगे, तो हम उनको किस तरीके से फर्दर लेके एकेडमीज में लेके जाएं और वहाँ उनको हम ट्रेन करेंगे और उनको कॉम्पिटिशन में भेजेंगे। एक स्कूल क्रिकेट खेलने के बाद उसके बाद वो लड़का कहाँ गायब हो जाता है, क्या वो अगले साल अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? फॉर इंस्टेंस अगर वो मैट्रिकुलेट है, मैट्रिक में वो है, तो इसके बाद तो वो निकल गया ना। अगर वो अच्छा भी है, वो यहाँ से निकल गया, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? ये सारी चीज़ें सोच लीजिए। अब ये अंडर 15 की बात करते हैं, अंडर 17 की बात कर रहे हैं, आर्गूमेंट एक ये होगा कि जी ये यहाँ से निकल के अंडर 17 में चला जाएगा, लेकिन अंडर 17 में तो आप ओपन ट्रायल्स लेके आप टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं। सही। सो मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ सिंक नहीं हो रही चीज़ें जो मेरे अपने सही। और इसमें कोई शक नहीं, देखें कि क्रिकेट बोर्ड पैसा बेनता खर्च कर रहा है। आप वीमेन टीम को देख लें, हार क्या इधर फिर उधर चली गई, अंडर 19 मतलब हर तरह की फैसिलिटी दे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो यही वो चीज़ है जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि देखें, देयर शुड बी एन एवेल्युएशन सिस्टम। भाई आप एवेल्युएट तो करें, आप इतना पैसा कोई बगैर वजह के तो नहीं बहाना चाहिए ना। पैसा जब आप दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उसका नतीजा कुछ निकलना चाहिए। वो नतीजा नहीं निकल रहा। आप देखें आपकी वुमेन की टीम का कितना बुरा हाल है, और अभी फिर आपने देखा कि वही लोग वही चीज़ें जो है वो दोबारा चले गए। तो अब आपके पास 20 से 25 लड़कियां हैं, आप ये लड़कियों का पूल कब बढ़ेगा? कौन से ऐसे आप स्टेप्स लेंगे जिससे लड़कियों का पूल बढ़े, ताकि आप में कंपटीशन को आए? अंडर 19 हम करा रहे हैं। अंडर 19 आप देखें ना कि अंडर 19 में कितने कॉम्पिटिशन होते हैं, कितनी टीमें उसमें खेलती हैं। आपके पास लड़कियां बहुत महदूद तादाद में हैं, उनको आपको बढ़ाना है, उनका न्यूक्लियस बढ़ाएंगे। हर सेंटर में आपके जो खास तौर पर इस वक्त जो प्रोविंसेस हैं, उसके कम से कम 2 सेंटर्स लेके उसके ऊपर आपकी परमानेंट एकेडमीज होनी चाहिए, जो वुमेन की स्कूल्स के और कॉलेजेस से बच्चियों को पिक करके वहाँ उनको ट्रेन कराया जाए। जब शुरू से वो ट्रेन होंगी तब जाके वो आगे जाके बेहतर होंगी। अब होता क्या है कि आप 18, 19, 20 साल की लड़कियों को ले लेते हैं, उनको आप ABC सिखाना शुरू करते हैं क्रिकेट की, तो दे आर ऑलरेडी लेट। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए आपको जो कॉम्पिटिशन का जो मयार इंटरनेशनल, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आप एक की पोजीशन पे बैठ के इस किस्म की जब आप 2 किस्म की राय दे रहे हैं कि ये हम जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते, तो इसका इम्पैक्ट उस टीम पे होता है जो आपने सेलेक्ट करके आगे भेजी है। एक तो चीज़ सबसे बड़ी गलत मुझे लगती है वो ये है। दूसरा मैं अब देख रहा हूँ कि आके बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में आके वो बहुत सारी चीज़ों को भेजा तो नहीं गया, क्योंकि जब तनकीद बहुत ज़्यादा होती है तो वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है, उनको इससे पहले वो नहीं आते थे। अब उन्होंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई तो आके अपने वो उस प्लान को बड़ा वो जिक्र करते हैं कि जी 3 साल के लिए इसको ना टच करें, ये ना करें। कॉन्फ्लिक्टिंग है बहुत ज़्यादा उनकी जो भी उन्होंने अभी बातें की हैं, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं।
अभी आपने गिलेस्पी का जिक्र किया, आई मीन दिस इज बहुत बैड टेस्ट में। पूरी दुनिया में क्या इंप्रेशन जाएगा, यानी इतनी बड़ी बड़ी बात वो करके वो आया था। आई थिंक मैं गिलेस्पी को भी नहीं कहता कि हो सकता है वो ठीक बात कर रहा हो। आई थिंक अगर ऐसे ही है तो इन सबको सामने आए और एक दूसरे के ऊपर बैठ के सामने बात करें। इसको आकिब को भी लें, उसको भी लें, और क्या क्या बात हुई थी क्या नहीं। हम तो वन साइडेड ही देख रहे हैं ना। गिलेस्पी इसको कह रहे हैं कि लायर है, ये सारी चीज़ें हैं, और ये मुझे ये आगे कह देता था, ये कह रहे हैं कि वो लोग इंटरफेयर कर रहे थे कोचेस। ये लोग ये कह रहे थे कि वो लोग इंटरफेयर कर रहे थे। देखें, आप मुझे ये बताएं, ये कैसे हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी जो है बग़ैर किसी कोच की इनपुट लिए, बग़ैर कैप्टन की इनपुट लिए आप टीम बना दें या अपनी स्ट्रेटजी बनाए, स्ट्रेटजी बनाए? ये नहीं हो सकता। दुनिया भर में ये है। गोरा कोच, खास तौर पे आप गोरा कोच लेकर आप जब लेके आए तो सर्टन पावर्स के साथ आता है ना। वो कहता है कि मेरा रोल क्या होगा, मेरा रोल होगा। आप जब उसके साथ इंटरव्यू करते हैं तो वो कहता है कि मेरा ये रोल होगा और मेरे साथ ये अगर जो लोग मौजूद होंगे मैं लाऊंगा, और ये सिलेक्शन कमेटी मेरे साथ बैठ के टीमें सेलेक्ट करेगी, ठीक है। और उसमें मेरा इनपुट, क्योंकि मैं प्लेयर्स को करीब से जानता हूँ और मैं उनको जो है वो लेके जाऊँगा। इसीलिए वो जो बात वो कर रहा था वो ये कि पहले मैच के बाद वो बिल्कुल ही पूरा 360 डिग्री का टर्न हो गया और पिच वही हो गई जो 10 दिन तक उसमें टेस्ट मैच हो। ये गलत है। देखिए, मैं जितना भी आकिब को मैंने सुना, उसके जहन में ये है कि होम सीरीज हारनी नहीं चाहिए, हमें यहाँ जीतना चाहिए। तो बाहर क्या होगा फिर? यही मेरा उसमें पॉइंट यही है कि बाहर फिर क्या होगा। आप जब तक यहाँ उन लड़कों को वैसे तैयार नहीं करेंगे जैसे कि दुनिया भर में कर लिया। देखें, ये जो कहते हैं ना कि हर कोई डॉक्टर करता है, ऐसा नहीं है। दुनिया भर की पिचेस, अब आपने इंग्लैंड की सीरीज देखी, कौन सी उन्होंने अपनी मर्जी की पिचेस बनाई। जो पिच का बिहेवियर है, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो पिच है, उसका बिहेवियर वही रहेगा। अगर आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे, जोहान्सबर्ग डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी, डर्बन डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा पिच, इसी तरह केप टाउन डिफरेंट तरीके से पिच बिहेव करेगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही है। लाहौर, कराची, मुल्तान, हर तरह की अलग है। आपने उस हिसाब से टीमों को प्रिपेयर करना है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि आपके प्लेयर्स डेवलप होते हैं लो बाउंस पिचेस पे, आप फ्रंट फुट के प्लेयर्स हैं, आपके जितने भी प्लेयर्स हैं पहले से फ्रंट फुट पे आके वो उसको, लेकिन वहाँ जब बाउंस मिलता है तो बैक फुट पे जाते हैं। तो आपको कम से कम, चले मैं कहता हूँ मिक्स एंड मैच बना लें, नॉट नेसेसरली कि आप सारे एक जैसे रखें। आप एक जगह पे ऑस्ट्रेलियन टाइप जिसमें थोड़ा सा बाउंस हो वो बना दें, साउथ अफ्रीका की नेचर को सामने रखते हुए बना दें, इंग्लैंड के सामने रखते हुए बना लें। लेकिन उससे ये कि आपके प्लेयर तो कम से कम तैयार होगा ना। अब हम पहले हमारे साथ फायदा ये था कि हमारे क्रिकेटर्स इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते थे। अब तो बिल्कुल, अब तो है ही कुछ नहीं। तो इसलिए आपने जिनको भी तैयार करना है, अपने मुल्क में तैयार करना है, तो आपके माइंडसेट को चेंज करना होगा। इस चीज़ को भूल जाए। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की टीम कब जीती, हम तो हमेशा इसी तरह रहे हैं। तो क्या हमने हमेशा इसी तरह रहना है? हमने इम्प्रूव करना है ना। तो उसके लिए आपको अपनी 2021 में वेस्ट इंडीज में सीरीज 1-1 से बराबर की, 2017 में सीरीज जीती, कब जीती उनको बताएं। आप ये देखेंगे नंबर 1 भी रहे हैं पाकिस्तान की टीम, थोड़ी देर के लिए रहे, लेकिन हम टेस्ट टीम में हमारे पास जो मेस आया था। सो मुझे मतलब लग रहा है कि कोई सही डायरेक्शन में क्रिकेट नहीं जा रही। हारून रशीद साहब की राय आपने सुनी कि डायरेक्शन जो है अगर दुरुस्त होगी तब पाकिस्तान क्रिकेट जो है बुलंदी की तरफ जाएगी, वरना जिस तरह से चल रहा है वो काम चलते ही रहेगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, हारून रशीद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।